नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बेरोजगारी हटाने के लिए आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि नीतीश ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा युवाओं को रोजगार देने में विफल रही बिहार सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राबड़ी देवी का, जिन्होंने फिर से बेरोजगारी के लिए नीतीश कुमार को बताया जिम्मेदार और घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी के मुद्दे पर इस वक्त न केवल पूरे देश में केंद्र सरकार बल्कि बिहार की सरकार भी चुनाव से पहले गिरती नजर आ रही है और इससे बड़ा नुकसान 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू और भाजपा को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी बड़ा झटका दे सकती है जेडीयू और भाजपा को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में बेरोजगारी हटाने के लिए आंदोलन करेंगे तेजस्वी, कहा नीतीश ने 15 साल में कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं जुबानी जंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीद बताए जाते रहे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने 15 साल में कुछ नहीं किया, हर जगह भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए। इस सरकार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बेरोजगारी हटाने के लिए हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी ने इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया और टोल फ्री नंबर भी जारी किया। विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी ने साथ ही कहा कि हमारी सत्ता में आई तो 4.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हर विभाग में नियमित बहाली की जाएगी और आबादी के मुताबिक नए पद सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के सत्ता में आने पर हर व्यक्ति को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तेजस्वी ने बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में गरीबी दर 52% है। प्रदेश का हर दूसरा परिवार पलायन को मजबूर है। लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ जो भर्ती परीक्षा होती भी है उसका पेपर लीक हो जाते हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया। सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी घोषणाएं होती हैं। जो व्यक्ति 15 साल में कुछ नहीं कर पाया वह 2 महीने में क्या करेगा। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार SC/ST एक्ट को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने सवाल किया कि यह सुविधा केवल दलितों में क्यों, सवर्ण समाज और पिछड़ों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा युवाओं को रोजगार देने में विफल रही बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गोहिल ने कहा कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा फोकस युवाओं पर होगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस की रोजगार 2 वर्चुअल रैली में बेरोजगार पंजीकरण फॉर्म लॉन्च किया गया। इससे पहले शुक्रवार को शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहा कि सभी सहयोगी एकजुट हैं और पूरी मजबूती से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। वह शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अब बात करने के बहुत साधन हैं, इसके लिए पटना आने की जरूरत नहीं है। लोजपा के बारे में कहा कि एनडीए में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर चिराग पासवान हमारे संपर्क में नहीं है। गोहिल ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर इसकी घोषणा हो जाएगी। मांझी के एनडीए में जाने के सवाल पर कहा कि वे मन बना चुके थे, जाने वाले को कौन रोक पाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी का नीतीश पर वार, बेरोजगारी के लिए बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले आरजेडी और जेडीयू में बयानों की जंग छिड़ी हुई है। सिर्फ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर लालू यादव तक ही नहीं, बल्कि अब इस जंग में राबड़ी देवी ने भी अपनी एंट्री ले ली है। राबड़ी देवी आजकल ट्विटर पर काफी सक्रिय रह रही हैं और वह लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपना निशाना साध रही हैं। राबड़ी देवी ने आज ट्विटर पर कहा कि बिहार के करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार बताएं कि बिहार का हर दूसरा युवा बेरोजगार क्यों है, हर दूसरे घर में पलायन क्यों है। जवाब दीजिए, ऐसे कब तक चुप रहिएगा। राबड़ी के इन सवालों का जवाब अभी तक फिलहाल सीएम नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है की जा रही है कि जेडीयू की तरफ से इसका जवाब जल्द ही आ सकता है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने की मांग वाली याचिका खारिज, याची पर 25,000 का जुर्माना। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की नागरिकता छीनने की मांग वाली जनहित याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान बेवजह याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने की निंदा की। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए याची पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा है कि याचिका जनहित में न होकर बिना संविधान व नागरिकता कानून का अध्ययन किए चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई। इस तरह याचिका न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि 30 दिन में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये राशि एडवोकेट एसोसिएशन के खाते में जमा किए जाएं। साथ ही हर्जाना नहीं स्थिति में जिलाधिकारी वाराणसी याची से जुर्माना वसूल करे। याची ने दी ये दलील। याची ने दलील दी कि कन्हैया कुमार ने अन्य छात्रों के साथ 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारेबाजी की, जिसको लेकर आपराधिक मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। देश विरोधी नारेबाजी एवं गतिविधियों के बावजूद केंद्र सरकार कन्हैया कुमार की नागरिकता नहीं छीन रही है। कन्हैया कुमार के ग्रुप के लोग पाक के उकसाने पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष करने वाला करार देते हैं। ऐसे लोग देश की शांति भंग करने में जुटे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमा चलने के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। याचिका दिग्भ्रमित होकर दाखिल की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन की बातचीत के बाद कांग्रेस ने दागे सवाल, पूछा नतीजा क्या निकला। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। इस वार्ता को लेकर आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि वह देश को विश्वास में लें। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला। सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की। इससे पहले विदेश मंत्री ने अपने चीनी समक्ष से बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने चीनी समक्ष से 2 बात की। राजदूत के स्तर पर कई बार बातचीत हुई। इन बातचीत का नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, देश को विश्वास में लीजिए। यह बताइए कि चीन हमारी सरजमी से कब्जा कब छोड़ेगा? चीन से कब आंखों में आंख में डालकर बातें होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन वार्ता पर सुरजेवाला ने ली चुटकी, बोले पीएम मोदी कब लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बातचीत हर रोज हो रही है तो वह बेनतीजा क्यों रह रही है। उन्होंने कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बातचीत का रिजल्ट क्या आया। सुरजेवाला ने कहा कि कब पीएम मोदी लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। अब अरुणाचल में भी चीन विवाद उत्पन्न कर रहा है और देश का बॉर्डर खतरे में है। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सुरजेवाला ने सरकार पर कोरोना महामारी से सही ढंग से न निपटने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद, मंत्री बिलों में डूब के बैठे हैं तो सेवा भाव कौन करेगा। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के हालात भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो क्या उम्मीद की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति हो रही है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके मंत्री, विधायक निजी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं तो प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कौन करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 4 महीने से चली आ रही तनातनी के बीच एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत के बाद चीनी रक्षा मंत्री के बयान के 8 घंटे बाद भी हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। क्या पीएम मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं। इससे पहले लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मीटिंग से पहले सवाल पूछते हुए कहा था कि राजनाथ सिंह, क्या आप चीनी रक्षा मंत्री से बिना शर्त भारत के हिस्से का 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खाली करने को कहेंगे। लद्दाख के जिस हिस्से पर चीनी सेना ने 4 महीने पहले कब्जा कर लिया था, उन्होंने आगे कहा कि या फिर आप पीएमओ की फॉलो करते हुए कहेंगे कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमें यह जानने का हक है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का चीनी रक्षा मंत्री से मिलना बड़ी भूल, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की राय। जी हां दोस्तों, एलएसी विवाद के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एससीओ से इतर भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भेंट को बड़ी भूल बताया है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया, हमारे अच्छे रक्षा मंत्री को अपने स्तर पर चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। भारत को ऐसा तब भी नहीं करना चाहिए था जब चीन बातचीत के लिए तैयार रहता। यह सामूहिक फैसला होना चाहिए था। चीन पर मेरी जानकारी के आधार पर मेरी निजी राय है कि यह बड़ी भूल थी। हालांकि स्वामी की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स बंटे नजर आए। कुछ ने इस पर उनका समर्थन किया जबकि कई ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। @तनराज58 नामक हैंडल से कहा गया, यह सही है, बड़ी गलती है इस लिहाज से कि चीन और जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मंत्री बैठकों के बाद धोखा दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री को चीनी समकक्ष से मिलने की अनुमति देने के लिए नमो क्यों सहमत हुए। क्या नमो के पास अभी भी अपने दोस्त जिनपिंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर छिपा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने की चावल घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, कहा इसमें ऊपर तक जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, युवाओं पर लाठीचार्ज से लेकर चावल घोटाले समेत कई मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चावल घोटाले की सीबीआई जाँच की मांग की और कहा कि जाँच का दायरा 2 जिलों से आगे बढ़ाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में चावल घोटाला सिर्फ बालाघाट और मंडला जिले तक ही सीमित नहीं है, यह कई जिलों तक फैला है। इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। सिर्फ 2 जिलों तक ही इसकी जांच को सीमित कर घोटाले को दबाया जा रहा है। जब शिवराज सरकार 5000 मीट्रिक टन चावल खराब होने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है तो पूरे प्रदेश में 73,000 मीट्रिक टन खराब चावल की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार में अपने हक के लिए आवाज उठाना और मांग करना जुर्म है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के सीने पर गोलियां दागने वाली शिवराज सरकार ने एक दिन पूर्व मंडी कर्मियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। अब पुलिस भर्ती की शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ किया गया लाठीचार्ज उनकी असलियत को उजागर करता है। युवाओं की गिरफ्तारी से साबित हो रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर तानाशाही और हिटलरशाही वाली सरकार लौट आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। सरकार से अपेक्षा की है कि निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की भी सुध लें। ये शिक्षक कोरोना महामारी में लॉकडाउन और अभी तक स्कूल न खुलने के कारण संकट में हैं। शिक्षकों के नाम जारी संदेश में कमलनाथ ने शिक्षक महापुरुषों की याद दिलाई। इन दिनों 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल बंद होना सरकार की एक बड़ी विफलता है। 15 साल में राज्य में शिक्षा व्यवस्था में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं हुई। मैं शिक्षा की प्रोफाइल बदलना चाहता था लेकिन अवसर नहीं मिला। बच्चों में हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए मैं संविधान की महत्वपूर्ण बातों को सिलेबस में शामिल करने के पक्ष में हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर मेरी भविष्यवाणी सही हुई, पीएम मोदी का वादा निकला झूठा, पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लॉकडाउन का लाभ नहीं उठा पा रहा। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। दरअसल पी चिदम्बरम कोरोना के देश में फैलने को लेकर और सरकार के प्रयासों पर पहले भविष्यवाणी की थी। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि वो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मैंने भविष्यवाणी की थी कि 30 सितंबर तक संक्रमितों की संख्या 55 लाख तक पहुंच जाएगी। मैं गलत हूं। भारत 20 सितंबर तक उस संख्या तक पहुंच जाएगा। सितंबर के अंत तक यह संख्या 65 लाख को छू सकती है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा है, विश्व का एकमात्र देश जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठा रहा है वह भारत प्रतीत होता है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिनों में कोरोना वायरस को हरा देंगे। यह बताना चाहिए कि जब अन्य देश सफल हुए हैं तो भारत क्यों असफल रहा। बताते चलें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 40 लाख के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में सर्वाधिक मामले भारत में ही दर्ज किए गए हैं। एक दिन में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 86,000 से ज्यादा रही है। हैरानी की बात यह है कि लगातार होती टेस्टिंग और ठीक होते मरीजों के बाद भी भारत में इस पर रोक नहीं पा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार की राह हुई मुश्किल, 2 खेमों में बटा एनडीए। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने पहले ही ले लिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद भाजपा नीत गठबंधन एनडीए पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। एनडीए में नाम के लिए भाजपा के साथ जेडीयू, लोजपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, लेकिन एनडीए में मनमुटाव की खबरें किसी से छुपी हुई नहीं है। 2 खेमों में बटा एनडीए। एक तरफ लोजपा कह
रही है कि उनका गठबंधन जेडीयू नहीं बीजेपी के साथ है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल होने से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि वह बिना शर्त एनडीए में जेडीयू को मजबूत करने के लिए शामिल हो रहे हैं। लोजपा और हम पार्टी के वक्तव्य से साफ है कि अब एनडीए दो खेमों में बंट चुका है। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ पार्टी सुप्रीमो चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की चेतावनी। एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी ने लोजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग कहते हैं कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां उनके लोजपा के भी प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो हम पार्टी भी एलजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। मांझी ने चिराग को सलाह दी है कि अगर एनडीए में सब मिलकर साथ रहेंगे तो बिहार और देश के लिए सही रहेगा। सभी 243 सीटों पर एलजेपी की तैयारी। हम इन सबके बीच जेडीयू के नेता भी बीच बीच में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। जेडीयू और लोजपा के बीच की दूरी किसी से छिपी हुई नहीं है। कोरोना काल में बिहार की नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे लोजपा प्रमुख ने पहले ही कह दिया है कि हमारी तैयारी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर है। चिराग पासवान के इस बयान से साफ है कि वह लगातार बीजेपी और जेडीयू पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है एलजेपी, विकल्पों पर मंथन करेंगे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है लेकिन अभी भी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में लोजपा की बिहार यूनिट के नेता और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी नीतीश सरकार से समर्थन वापस और जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के अपने विकल्प लेकर मंथन कर सकती है। बीते कुछ समय में जेडीयू और लोजपा के संबंधों में कड़वाहट आई है और दोनों पार्टियों ने खुलकर एक दूसरे पर हमला बोला है। बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा है। माना जा रहा है कि नीतीश ने लोजपा को काउंटर करने के लिए ही जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम पार्टी को एनडीए में शामिल कराया है। दरअसल लोजपा प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोजपा का आरोप है कि नीतीश कुमार बिहार में लोजपा को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोजपा ने हाल ही में बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया है, जिसमें इशारों में नीतीश कुमार सरकार पर भी निशाना साधा गया है। विज्ञापन में एक पंचलाइन लिखी है जिसमें कहा गया है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न होने से खफा महिलाओं ने खुद खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई जगहों पर धड़ल्ले से देसी शराब बनाकर बिक्री की जा रही है। यही नहीं, शराबी खुलेआम शराब पीकर उत्पात भी मचा रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती देख जीविका की महिलाएं शुक्रवार को खुद आगे आ गईं। मामला मानसी थाना क्षेत्र के फेनगो गाँव का है। महिलाओं ने बताया कि गाँव में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर देसी शराब बनाई और बेची जा रही है। सुदूर इलाके में गांव रहने के कारण पुलिस भी यहां यदा कदा ही आती है। ऐसे में गांव की महिलाओं को शराब बनाने वालों के खिलाफ आगे आना पड़ा। गांव और जीविका से जुड़ी महिलाएं जमा हुई और शराब की भट्टी चलाने वालों के घर पहुंच गईं। महिलाओं ने एक जगह शराब बनाने वाला का सामान पकड़ा, दूसरी जगह शराब की भट्टी तोड़ी। इसके बाद गाँव में बैठक कर शराब को बंद करने के लिए कहा गया। बैठक में साफ कहा गया कि अगर शराब का धंधा बंद नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ थाना में भी लिखित शिकायत की जाएगी। इधर मानसी के प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि पुलिस की जागरूकता के कारण अब समाज के लोग भी इस मामले में सक्रिय हो रहे हैं। अब ग्रामीणों का भी सकारात्मक सहयोग मिलने लगा है। पुलिस शीघ्र शराब के धंधेबाज के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी आरजेडी, नौकरी के लिए चलेगा मेगा ड्राइव, वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर जारी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारों को रिझाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि बेरोजगारी हटाने को लेकर आरजेडी जल्द ही आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल जारी किया गया है। www.berozgarihataओ.co.in नाम से जारी पोर्टल के साथ ही बेरोजगारी के लिए पार्टी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 9334
3-0-2020 नंबर पर बेरोजगार पंजीयन कर सकते हैं और लोग अपना बायोडाटा इसमें डाल सकते हैं। तेजस्वी ने इसको लेकर घोषणा की कि अगर सरकार बनी तो मेगा ड्राइव चलाकर सभी को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि नए रोजगार को केंद्र सरकार खत्म कर रही है। भारत सरकार ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने चिट्ठी लिखी है कि किसी भी डिपार्टमेंट में नई नौकरी देने का मौका खत्म कर दिया गया है। वहीं बिहार में नीतीश की आत्मा सोई हुई है, अब यह जागेगी भी नहीं। अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में स्थायी नौकरियां देने का काम करूंगा। आखिर समय पर परीक्षा और रिजल्ट देने में क्या परेशानी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में IT पार्क लगाया जा सकता है। पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर रोजगार दिया जा सकता है। सेस जैसे नियम बिहार में क्यों नहीं लाए जा सकते। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इसको लेकर जल्द ही लोगों के बीच ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।